यूपीएससी करंट वॉरियर के इस करंट अफेयर्स के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 25 दिसंबर 2025 है और आज हम उन खबरों की गहराई में उतरेंगे जो भारत के भविष्य की एक तरह से तस्वीर बना रही हैं। हमारे पास इसरो के एक बड़े मिशन से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाली नई ताकतों तक काफी कुछ है। बिल्कुल, आज की चर्चा का फोकस रहेगा भारत के वो नए इंजन जो उसे आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब एक इंजन जो हमें आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, दूसरा जो जमीन पर उद्योगों की नींव मजबूत कर रहा है और तीसरा जो डिजिटल दुनिया में एक नई अर्थव्यवस्था बना रहा है। तो चलिए पहले इंजन से शुरू करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल, और शुरुआत इसरो से जिसने एक बार फिर कमाल किया है। LVM-3 मिशन, है ना? जी, इसरो के सबसे भरोसेमंद रॉकेट LVM-3 ने अपने M6 मिशन में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये मिशन इसरो ने अपने लिए नहीं बल्कि एक अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के लिए किया है। ये श्रीहरिकोटा से उनकी तीसरी डेडिकेटेड कमर्शियल उड़ान थी। अरे वाह, मतलब अब हम सिर्फ अपने सैटेलाइट नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक तरह की स्पेस टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन ये मिशन इतना खास क्यों है? ये ब्लूबर्ड सैटेलाइट करेगा क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये सैटेलाइट ये सीधे आपके मोबाइल फोन पर नेटवर्क भेजेगा। सीधे मोबाइल पर? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप किसी दूर दराज के पहाड़ी इलाके में या किसी रेगिस्तान में हैं जहां कोई मोबाइल टावर नहीं है, लेकिन आपके फोन में 5G की स्पीड से वीडियो चल रहा है। ये सैटेलाइट यही मुमकिन करेगा। मतलब 4G और 5G की वॉइस, वीडियो, डेटा सब कुछ सीधे सैटेलाइट से फोन तक। ये तो कमाल की बात है। मतलब डेड जोन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना है कि इस सैटेलाइट ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। ये LVM-3 से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है, करीब 6100 किलोग्राम का। क्या ये सिर्फ एक नंबर है या इसका कोई बड़ा मतलब है? हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब रखता है। 6100 किलोग्राम का पेलोड लॉन्च करना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अब भारी कमर्शियल सैटेलाइट्स के उस बाजार में सीधे SpaceX और एरियाना स्पेस को टक्कर दे सकता है, जहां अब तक हमारा दखल कम था। सही बात है। ये सैटेलाइट्स बहुत वजनी और महंगे होते हैं और अब भारत के पास उन्हें लॉन्च करने की क्षमता है। ये भारत के लिए अब सोचिए अरबों डॉलर का नया बाजार खोल सकता है। और ये LVM-3 रॉकेट, जिसे हम बाहुबली भी कहते हैं, इसकी ताकत का राज क्या है? LVM-3 को आप एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। हर मंजिल एक अलग तरह के इंजन का इस्तेमाल करती है। ओके, पहली मंजिल पर लगे 2 सॉलिड बूस्टर्स इसे जमीन से उठाने की जबरदस्त ताकत देते हैं। बीच की मंजिल का लिक्विड इंजन इसे और रफ्तार देता है और सबसे ऊपर की तीसरी मंजिल जो कि एक क्रायोजेनिक इंजन है। हाँ, क्रायोजेनिक। वो सैटेलाइट को बेहद सटीकता से उसकी सही ऑर्बिट यानी GTO तक पहुंचाता है। ये कॉम्बिनेशन ही इसे इतना शक्तिशाली और भरोसेमंद बनाता है। चंद्रयान 2 और 3 जैसे मिशन इसी की बदौलत सफल हुए। मतलब है ताकत, सटीकता और अब भारी वजन उठाने की क्षमता, ये तीनों मिलकर भारत की स्पेस इकोनॉमी को एक नई उड़ान दे रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर DRDO से, आकाश NG मिसाइल के बारे में। जी, DRDO ने आकाश मिसाइल के न्यू जनरेशन यानी NG वर्जन का सफल परीक्षण किया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब जमीन से हवा में दुश्मन के जहाज, ड्रोन या मिसाइल को मार गिराने वाली प्रणाली। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये बहुत तेज रफ्तार वाले और बहुत नीचे उड़ने वाले खतरों को भी पकड़ सकती है। इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है जो इसे और भी घातक और सटीक बनाता है। तो आसमान में हमारी ताकत और पहुंच दोनों बढ़ रही हैं। लेकिन इस हाईटेक कामयाबी को जमीन पर मैन्युफैक्चरिंग की ताकत में कैसे बदला जाए? और शायद यहीं पर हमारे दूसरे इंजन यानी इंडस्ट्रियल पार्क्स की भूमिका शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। आसमान की टेक्नोलॉजी को जमीन पर उतारने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मजबूत औद्योगिक ढांचे की जरूरत होती है। और भारत इसी पर तेजी से काम कर रहा है। आज देश में 4500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं और सरकार अब प्लग एंड प्ले मॉडल पर फोकस कर रही है। प्लग एंड प्ले, ये सुनने में काफी आसान लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसे हम कोई डिवाइस सीधे सॉकेट में लगाकर इस्तेमाल करने लगते हैं? बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक नई कंपनी या स्टार्टअप को जमीन खरीदने, परमिशन लेने, बिजली पानी का कनेक्शन लगवाने जैसे कामों में महीने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा।
उसे एक तैयार शेड मिलता है जहां सारी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। वो बस अपनी मशीनें लाएं, प्लग इन करें और काम शुरू कर दें। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और ये छोटे उद्यमियों के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। ये तो वाकई गेम चेंजर है। इससे तो निवेश भी बहुत आकर्षित होता होगा। निश्चित रूप से। UNCTAD की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दुनिया के टॉप 5 डेस्टिनेशंस में से एक है। ये पार्क सिर्फ आर्थिक विकास करते हैं बल्कि पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखते हैं। जैसे पर्यावरण अनुकूल प्रैक्टिस और महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच जैसी सुविधाएं भी होती हैं। ठीक है, तो एक तरफ सरकार उद्योगों को ये सुविधाएं दे रही है, दूसरी तरफ जब इतनी सारी इंडस्ट्री एक साथ काम करती हैं तो पैसों का लेन देन भी बहुत बढ़ जाता है। अभी खबर आई है कि RBI ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी कैश का फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। ये क्यों जरूरी हो गया? ये पूरी इकोनॉमी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ यानी लोग और कंपनियां ज्यादा लोन ले रही होती हैं तो बैंकों के पास कैश की कमी होने लगती है। दूसरा, जब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो RBI बाजार में डॉलर बेचकर रुपए को संभालता है। जब बैंक RBI से डॉलर खरीदते हैं तो वे रुपए में भुगतान करते हैं, जिससे सिस्टम से रुपया कम हो जाता है। तो इन सब वजहों से बाजार में कैश की थोड़ी तंगी आ गई थी। और इस तंगी को दूर करने के लिए RBI ने क्या किया? RBI ने 2 तरीके अपनाए। पहला, उसने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए 2 लाख करोड़ की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदने का फैसला किया। आसान भाषा में RBI ने बैंकों से सिक्योरिटीज खरीदकर उन्हें कैश दे दिया। ओके। और दूसरा, एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया गया, USD INR बाय सेल स्वैप। ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। ये स्वैप कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि RBI बैंकों के पास जाकर कहता है, आपके पास जो डॉलर्स पड़े हैं वो 3 साल के लिए मुझे दे दो और बदले में मुझसे तुरंत रुपये ले लो। अच्छा। 3 साल बाद मैं तुम्हारे डॉलर वापस कर दूंगा और अपने रुपये ले लूंगा। इससे बैंकों को अपना काम चलाने के लिए फॉरेन कैश यानी रुपये मिल जाते हैं और RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में भी कोई स्थायी कमी नहीं आती। ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे तात्कालिक जरूरत पूरी हो जाती है। तो एक तरफ इंडस्ट्रियल पार्क से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ RBI उस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा है। लेकिन एक और इकोनॉमी है जो इन सबसे अलग अपने ही दम पर तेजी से बढ़ रही है। यह है हमारा तीसरा इंजन, भारत की क्रिएटर इकोनॉमी। और ये इंजन बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आज 20 से 25 लाख कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये सिर्फ यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये एक पूरी अर्थव्यवस्था है। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट कहती है कि ये क्रिएटर्स लगभग $400 बिलियन के उपभोक्ता खर्च को प्रभावित कर रहे हैं। $400 बिलियन। जी, ये तो कई छोटे देशों की GDP से भी ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब बड़ी-बड़ी कंपनियां टीवी विज्ञापन से ज्यादा इन क्रिएटर्स पर भरोसा कर रही हैं? काफी हद तक यही सच्चाई है। आज किसी प्रोडक्ट का रिव्यू या सिफारिश जब कोई भरोसेमंद क्रिएटर करता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। और ये अब सिर्फ जेन ज़ी या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। आज छोटे शहरों से अलग अलग भाषाओं में कंटेंट बनाने वाले लोग भी एक बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। वजह साफ है, भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 950 मिलियन के करीब पहुंच गई है और हर व्यक्ति हफ्ते में औसतन 11 घंटे डिजिटल कंटेंट देख रहा है। लेकिन क्या इस चमक-धमक के पीछे कुछ चुनौतियां भी हैं? बिल्कुल है। कमाई में बहुत असंगतता है। कुछ टॉप क्रिएटर्स करोड़ों कमाते हैं तो बहुतों के लिए गुजारा करना भी मुश्किल है। प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम स्टैंडिंग बदलते रहते हैं जिससे उनकी पहुंच पर असर पड़ता है। सही बात है। इसके अलावा फेक फॉलोअर्स और कंटेंट चोरी जैसी समस्याएं भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये इकोनॉमी भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। यूट्यूब ने ही अकेले 2024 में भारत की GDP में 16,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया। तो ये तीनों इंजन स्पेस टेक, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल कंटेंट मिलकर भारत को अंदर से मजबूत कर रहे हैं। लेकिन भारत की भूमिका दुनिया में भी बदल रही है। हाल की कुछ खबरें इसी ओर इशारा करती हैं। जैसे हमने चक्रवात प्रभावित श्रीलंका की मदद की। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन IAO में भी हमारी सीट पक्की हो गई है। ये दोनों खबरें भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को दिखाती हैं। श्रीलंका को $450 मिलियन की मदद भारत के महासागर सिद्धांत का हिस्सा है।
ये 2015 के सागर सिद्धांत का ही विस्तार है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भारत अब हिंद महासागर में सिर्फ एक बड़ा देश नहीं, बल्कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है, चाहे वो आपदा में मदद हो या आर्थिक सहयोग। और आईसीओ काउंसिल में फिर से चुना जाना ये दिखाता है कि एविएशन जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय करने में भारत की आवाज को गंभीरता से लिया जाता है। और ये सब करते हुए हम अपनी विरासत को भी नहीं भूल रहे। हम्पी और तंजावुर पेंटिंग भी हाल ही में चर्चा में थी। जी, वित्त मंत्री ने हम्पी के स्मारकों के रखरखाव पर चिंता जताई, जो विजयनगर साम्राज्य की शानदार राजधानी थी। वहीं डाक विभाग ने भगवान राम के खूबसूरत तंजावुर पेंटिंग को बेंगलुरु से अयोध्या पहुंचाया। अच्छा, तंजावुर पेंटिंग। हाँ, तंजावुर पेंटिंग की खासियत है कि इसमें सोने की पन्नी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल होता है, जिससे एक 3D इफेक्ट आता है। ये छोटी छोटी खबरें याद दिलाती हैं कि विकास की दौड़ में अपनी जड़ों को सहेजना कितना जरूरी है। और इन सब की जड़ में एक ही चीज है, नया सोचना, इनोवेशन। और हाल ही में आई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपीआर पर वार्षिक रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पहलू है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में आईपीआर फाइलिंग यानी नए आविष्कार या डिजाइन को रजिस्टर कराने के आवेदनों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। 20%? जी, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि कुल पेटेंट आवेदनों में से 62% से ज्यादा भारतीयों ने ही दायर किए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अब इनोवेशन भारत में ही हो रहा है। हम सिर्फ विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले देश नहीं रहे, बल्कि हम खुद नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। ये मेड इन इंडिया से इन्वेंटेड इन इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। सरकार की निपाम मिशन और राष्ट्रीय आईपीआर नीति जैसी पहलें इस बदलाव को और बढ़ावा दे रही हैं। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को जोड़कर देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। एक तरफ LVM3 जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पार्क्स में जमीनी स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग है, और तीसरी तरफ क्रिएटर्स की डिजिटल ताकत है। और इन सबको ताकत दे रहा है भारत का अपना इनोवेशन। बिल्कुल। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने आज भारत के भविष्य को रफ्तार देने वाले अलग अलग इंजनों की बात की, स्पेस, इंडस्ट्री, डिजिटल, इनोवेशन। ये सब अभी अपनी अपनी पटरी पर दौड़ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब ये तीनों चारों इंजन एक ही ट्रेन से जुड़ जाएंगे तो भारत की रफ्तार क्या होगी। कल्पना कीजिए, जब एक स्पेस टेक स्टार्टअप एक इंडस्ट्रियल पार्क में बने हार्डवेयर और एक क्रिएटर के बनाए मार्केटिंग कैंपेन का एक साथ इस्तेमाल करेगा, तब असली बदलाव आएगा। एक बहुत ही दिलचस्प और उम्मीद जगाने वाला सवाल। इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई और अहम खबरों के साथ। धन्यवाद।